Hello, welcome back to Defense Info, a one-step solution for all your defense need. So guys, आज हम पार्ट 3 जो कि हमारी ये लास्ट पार्ट है ऑफ दिस फिजिक्स कैप्सूल सीरीज उसको करने वाले हैं. So let us begin, friends. The helium atom that have lost two electrons are called dash. So guys, जब हीलियम एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सा पार्टिकल ये करती है, कौन सा रेज ये करती है. सो गामा रेज की बात की जाए तो हमें पता है गामा रेज जो है वो उसके अंदर चार्ज नल होती है, कुछ चार्ज नहीं होती है. बीटा की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन. एंड हीलियम की बात होती है तो उसमें +2e चार्ज रहता है, ठीक है, +2e चार्ज. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो अल्फ़ा रे होते हैं उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो हीलियम आयन की है. सो इस केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है हीलियम एटम तो वो अल्फ़ा रेस के केस में हो सकता है. सो इट अल्फ़ा रे विल बी द करेक्ट आंसर. एंड रिमेंबर गाइस, जो गामा रे होती है उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ईदर मैग्नेटिक फील्ड और दी इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सिमिलरली वो अल्फ़ा रे एंड बीटा रे जो कि दोनों चीज़ में डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि उसके अंदर चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रेशर कुकर कुक्स राइस फास्टर बिकॉज. सो ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है. आपको पता होगा कि जो प्रेशर कुकर होता है तो उसमें पहले प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा चीज़ बंद रहता है. जब आप उसको आग में रखते हो तो प्रेशर कुकर में जो हीट इवॉल्व होता है और जो प्रेशर चेंबर उसका होता है तो उसमें प्रेशर मतलब हीट जो है वो ट्रैप हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ होने लग जाता है और इसके कारण होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली फास्टर हो जाती है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट दी कुक राइस लाइक pressure cooker cooks rice faster. So the option D will be the correct option. Which one of the following principle is used by bats? तो first of all we know that कि bats जो है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड डिटेक्ट भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है, ठीक है. जब अल्ट्रासोनिक साउंड डिटेक्ट भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है और इसकी जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज़, जो अल्ट्रासोनिक की जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर होती है. एंड तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सोनार होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. एंड ऑल्सो रिमेंबर गाइज, जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रांसफर इन नेचर है. सो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करेगा. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कोएसिव फोर्स. सो कोएसिव फोर्स तभी होता है जब हम सेम मटेरियल में जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिटवीन द सेम मटेरियल होता है. एंड तो उस केस में कोएसिव फोर्स एग्जिस्ट करती है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. एंड ऑल्सो रिमेंबर गाइज कि जो डिफरेंट मटेरियल है उसके अंदर जो चीज़ एक्ट करती है वो उसको बोलते हैं हम एडेसिव. ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ओके, सो प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. Now talking about the value of acceleration due to gravity. So value of acceleration due to gravity, you know guys कि इसकी एक इक्वेशन है g इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है. सो g की जो वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एच स्क्वायर, ठीक है. सो इन्वर्स रिलेशन की वजह से आपको पता होगा कि जो पोल्स है, पोल्स में क्या होती है कि जो डिस्टेंस, जो हाइट होती है वो कम होती है. सो इन द केस मैक्सिमम ये पोल में रहेगी और मिनिमम कहाँ पे रहेगी, इक्वेटर में रहेगी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए. सो लेट्स सी द आंसर. यस, आंसर ए इज द करेक्ट. नॉट्स इज अ यूनिट ऑफ डैश. सो नॉट्स इज द यूनिट ऑफ व्हाट गाइज. अच्छा, आपने नॉटिकल माइल्स का तो सुना ही होगा. 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.8 किलोमीटर. एंड व्हाट टॉकिंग अबाउट माइल्स, 1.6 किलोमीटर, जो कि 1 माइल का यूनिट है इन किलोमीटर. सो जो नॉट्स है गाइस, ये आप जनरली देखेंगे जो नेविगेशन होता है, जो ओशन में नेविगेशन होता है, नॉट्स जो है उसका उसका जो हम मेजर करते हैं वो स्पीड में करते हैं, ठीक है. इट्स अ यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है. 1 नॉट इक्वल टू 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर. So the correct option will be the A. Now talking about the
प्रेस प्रेजोपिया, तो प्रेजोपिया जो होता है वो क्या होता है, मतलब विच वन ऑफ द अमंग द लेंस विच यूज टू करेक्ट प्रेजोफोबिया। सो ये प्रेसोपोबिया जो है वो हम जनरली बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो रिमेंबर गाइज, जो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल लेंस हम यूज़ करते हैं एस्टिग्मेशन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है आंसर सी। जस्ट रिमेंबर, जो प्रेस्बोपिया है वो क्या होता है कि जब आपको दोनों में डिफ़िकल्ट होती है, नियर एज वेल एज फार, ठीक है, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, इन दैट केस गाइज यू कैन यूज़ बाईफोकल लेंस। एंड बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि टू सेपरेट लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉन्केव लेंस होता है। एंड टॉकिंग अबाउट एस्टिग्मेशन, ये एक आपकी जो आइज़ है उसमें एक स्पेरिकल नेचर की जो इम्परफेक्शन होती है उसकी वजह से एस्टिग्मेशन होती है। सो दिस कैन बी दिस कैन बी करेक्ट विया यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस इन अ पर्टिकुलर। सो ब्रीफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, बस आप ये चीज़ों को याद रखिए एंड इट विल वर्क। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। ओके, सो लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो आपको पता है कि केपलस ने दिया था। केपलस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वेरी फेमस है क्योंकि इसके अंदर 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ जो डील करता था लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ आपका लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एंड द थर्ड लॉ इज टॉकिंग अबाउट दी टाइम पीरियड। ओके, सो इसके ये बहुत फेमस है एंड जस्ट रिमेंबर दैट कि ये केपलस जो का जो फर्स्ट लॉ था उसके अंदर जो है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट था, जिसमें क्या है कि जो आपका सन होगा उसके जो अराउंड है सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे ना इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, और जो सन होगा उसका फोकी होगा। एंड टॉकिंग अबाउट दी उसका सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, याद रखना जो उसका रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वेप्ट्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एंड द टॉकिंग अबाउट द थर्ड लॉ, इट इज़ अ कि the square of time period of a revolution of a planet around in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू नीड टू नो, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ टॉकिंग अबाउट फैथोमीटर। फैथोमीटर गाइज यू नो इट वेरी वेल, ओशन डेप्थ के लिए मेजर करते हैं फैथोमीटर। सो the correct answer is option C. This question can be asked in the FCAT usually में FCAT में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। Now talking about focal length of the convex lens with number 10D 10D D means diopter। so focal length कैसा मेजर करेंगे? focal length for convex lens is positive, right? so इसको एक फॉर्मूला है, ठीक है, 1/p और p इक्वल टू 1/f, राइट। सो आप अगर 1d दिया गया है तो 1/10 और ऊपर आप क्या करेंगे गाइज, लेट मी क्लियर दिस, ठीक है, या 1/10 और d दिया है, इसको हमें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो उसमें हम क्या करेंगे 100, ठीक है, ऊपर 100 कर देंगे। अगर इसको काटेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी 10, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड जस्ट रिमेंबर गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को। द फोकल लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वाइल डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं हम कनकेव लेंस को। तो उसमें क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी भी अगर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसमें बस आपको बस फोकल लेंथ जानना चाहिए कि किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव, जस्ट कीप इट इन माइंड। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लेन मिरर? सो कौन सा चीज़ इनकरेक्ट है? पहला इसमें लिखा है ऑप्टिकल पावर इज़ 1, it is virtual image of the real object, it is a constructing periscope, and the first one is the focal length of the plane mirror is infinity. Focal length of the plane mirror is infinity, yes. Optical power is 1, is it possible? I don't think so. So option B will be the correct answer, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, वर्चुअल इमेज तो फॉर्म ही होती है जो मिरर में होता है, एंड इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव पेरिस्कोप, यस इट इज़।
CV Raman was awarded Nobel Prize. Sir CV Raman was awarded Nobel Prize for his work connected with which one of the following phenomena of radiation. सो गाइज सीवी रमन का आपको आपने अगर पढ़ा होगा जो रमन इफेक्ट, राइट, वेरी वेरी फेमस फॉर स्कैटरिंग, ये तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. साउंड वेव्स इन एयर आर, और मैंने प्रीवियसली आपको बोल दिया है कि साउंड वेव क्या है. साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल वेव दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल वो है जिसकी डायरेक्शन, जो भी कुछ भी वेव अगर उसके डायरेक्शन और प्रोपोगेशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑसिलेट, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट उसके हिसाब से कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रोपोगेट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव. और कोई भी पार्टिकल जिसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर इन नेचर है, ठीक है, उसकी जो लाइक पार्टिकल, जो आपकी पार्टिकल है उसकी अगर मीडियम जो बोलते हैं वो वाइब्रेट कर रही है इन अ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इन दैट केस इट इज़ ट्रांसफर इन नेचर. सो ट्रांसफर इन नेचर जनरली किस चीज़ में होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, बट जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है. साउंड वेव हो गया आपका, फिर वेव्स ऑन स्प्रिंग, वो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है. जस्ट रिमेंबर दिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो द ऑप्शन, इसमें जो है स्टेटमेंट दिया गया है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया. सो इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस तरह इफेक्ट होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से भी इफेक्ट होती है, ठीक है, विंड स्पीड से भी, यस, विंड स्पीड से भी होती है, एंड सरफेस एरिया से तो होती है, ठीक है. सो आई थिंक 1 2 3 द all आर करेक्ट. सो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Now talking about universal law of gravitation was propounded by whom? So universal law of gravitation बहुत ही फेमस है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आई है, तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर. सो गाइज जस्ट रिमेंबर कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 और m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r विच इज़ इक्वल टू एफ जी एम वन m2 r2. तो आपको पता होगा जो f होती है वो दो, m1 m2 से प्रोपोर्शनल होती है, और f इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ r स्क्वायर, ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो करेक्ट आंसर इज सी, न्यूटन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, liquid transmit pressure equally in all direction, this is known as dash. So liquid transmit pressure in all direction, this is known as that. ये पैस्कल लॉ जो है इसमें होता है कि पैस्कल लॉ में क्या होता है कि विथ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी जो लिक्विड होती है ट्रांसमिट करती है विथ प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो इसी चीज़ से आती है, ठीक है. तो पैस्कल लॉ यही चीज़ बताता है, ठीक है, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन विथ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. So that is the thing. Option B is the correct answer. So guys, thank you for watching this video. Do like, share and subscribe. And I hope you like this physics capsule series. And we will also uploading further videos. And we will also be going to continue this capsule series on other subject. Okay. So till then, thank you very much. Keep watching our channel. Till then, bye bye.